बात मैराथन सेमिनार नोट आउट 100 ऐसे इस कार्यक्रम में आप लोग यहां पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को पहले बताया गया होगा कि ये कार्यक्रम वास्तव में है क्या। फिर भी मैं एक छोटी सी 1 मिनट की आपको ब्रीफ कर देता हूं कि ये कार्यक्रम क्या है, ताकि आपको सुनने में और इस पूरे 1 घंटे बैठने में सहजता रहे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रति माह की अंतिम रविवार को करते हैं, जैसे इस बार भी 27 तारीख को करने वाले हैं, उनके मन की बात कार्यक्रम का प्रारंभ 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ। तब से लेके यह अप्रैल 2023 तक 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और जुलाई महीने का जो एपिसोड था वो 103वां एपिसोड था। उस 100 घंटे के एपिसोड को 100 एपिसोड को एक कार्यक्रम के रूप में बांधने के लिए ऐसा कार्यक्रम तय किया गया कि 100 घंटे तक लगातार हम वो जो एपिसोड हो चुके हैं उन एपिसोड के बारे में एक बार फिर से उनको रिवाइंड करेंगे। इसलिए 23 अगस्त को सुबह 8 बजे से पहले एपिसोड के साथ में, पहले वक्ता के साथ में और शुरू के 100 श्रोताओं के साथ में यह कार्यक्रम शुरू हुआ। जिस समय आप बैठे हुए हैं यह हमारे उस 100 घंटे 100 वक्ता 100 संकल्प कार्यक्रम का, यानी कि नोट आउट @100 कार्यक्रम का 42वां एपिसोड है। आप लोग 42वें श्रोता के रूप में, जो कि 100 लोग हर बार आ रहे हैं, ऐसे हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्रीमान शुभम जी, आप मंच पर पधारिए। आप लोग ताली बजा के जरा। इसी कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए शुभम जी के साथ में मंच साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मधुरेश जी, हमारे साथी हैं। मधुरेश जी, आप आइए। दोनों जो हमारे मंचासीन अतिथि हैं उनका परिचय मैं आप लोगों को करवा देता हूं। सबसे पहले जो हमारे आज के इस 42वें सत्र के मुख्य वक्ता हैं श्री शुभम जी चौहान। आप वर्तमान में भोपाल में निवास करते हैं और हम सब लोगों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्ति हैं। भारत सरकार का जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है उससे आप सम्मानित हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश शासन ने एक पुरस्कार शुरू किया है, विवेकानंद सम्मान। उस विवेकानंद सम्मान पुरस्कार के आप पहले प्राप्तकर्ता भी हैं। और राज्य स्तरीय एनसीसी का एक पुरस्कार होता है, वो भी आपने प्राप्त किया है। और वर्तमान में आप नर्मदा साहित्य पर पीएचडी कर रहे हैं। उनके साथ में जो मंच पर उपस्थित हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका परिचय है। आप श्री है मधुरेश जी। शुजालपुर एक स्थान है, शाजापुर जिले में आता है, वहां के आप निवासी हैं। और वहीं पर जो जिले की युवा मोर्चा की, भारतीय जनता युवा मोर्चा की जो टीम है उसमें काम करते हैं। और शाजापुर जिले के जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसके आप कोषाध्यक्ष भी हैं। तो मैं मधुरेश जी से आग्रह करता हूं कि आप हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं उनका एक पुस्तक और बेच लगाकर स्वागत करें। धन्यवाद मधुरेश जी। अभी आप लोगों को एक जो मन की बात कार्यक्रम का जो एपिसोड हमारे बीच में इस सत्र में रहने वाला है उसके क्लिप 5 मिनट की क्लिप बताई जाएगी। उसके बाद में बाकी का मंच का जो भी पदभार है वो आपके जो मुख्य वक्ता हैं शुभम जी, वो आपके बीच में उनके जो मंतव्य हैं, वक्तव्य हैं, वो साझा करेंगे। 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया में 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ। भारत सहित दुनिया के 71 देशों ने इसमें हिस्सा लिया।
जब इतना बड़ा आयोजन हो, विश्व भर से आए हजारों खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हो, कल्पना कर सकते हैं कैसा माहौल होगा। जोश, जज्बा, उत्साह, आशाएं, आकांक्षाएं, कुछ कर दिखाने का संकल्प। जब इस तरह का माहौल हो तो कौन इससे अपने आप को अलग रख सकता है। एक ऐसा समय था जब देश भर में लोग रोज सोचते थे कि आज कौन कौन से खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, भारत का प्रदर्शन कैसा रहेगा, हम कितने मेडल जीतेंगे। और बहुत स्वाभाविक भी था, हमारे खिलाड़ियों ने भी देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक के बाद एक मेडल जीतते ही चले गए। चाहे शूटिंग हो, रेसलिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, टेबल टेनिस हो या बैडमिंटन हो, भारत ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। 26 गोल्ड, 20 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज। भारत ने करीब करीब कुल 66 पदक जीते। हर भारतीय को ये सफलता गर्व दिलाती है। पदक जीतना खिलाड़ियों के लिए गर्व और खुशी की बात होती ही है। यह पूरे देश के लिए, सभी देशवासियों के लिए अत्यंत गौरव का पल होता है। मैच समाप्त होने के बाद जब पदक के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एथलीट वहां पदक के साथ खड़े होते हैं, तिरंगा झंडा लपेटे होते हैं, राष्ट्रगान की धूम बजती है और वो जो भाव होता है संतोष और खुशी का, गौरव का, मान सम्मान का, अपने आप में कुछ खास होता है, विशेष होता है, तन मन को झकझोरने वाला होता है, उमंग और उर्मी से भरा हुआ होता है। हम सब एक भाव से भर जाते हैं। शायद उस भावों को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैंने इन खिलाड़ियों से जो सुना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे तो गर्व होता है, आपको भी गर्व होगा। मैं मनिका बत्रा जो कॉमनवेल्थ में 4 मेडल लाई है, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। मन की बात प्रोग्राम सुनने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार इंडिया में टेबल टेनिस इतना पॉपुलर हो रहा है। मैंने अपना बेस्ट टेबल टेनिस खेला होगा, पूरे लाइफ का बेस्ट टेबल टेनिस खेला होगा। जो उससे पहले मैंने प्रैक्टिस करी है उसके बारे में मैं बताऊंगी कि मैंने बहुत अपनी कोच संदीप सर के साथ प्रैक्टिस करी है। कॉमनवेल्थ से पहले जो हमारे कैंप्स थे पोर्चुगल में, हमें टूर्नामेंट्स भेजा गवर्नमेंट ने, और मैं थैंक यू गवर्नमेंट को करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे इंटरनेशनल एक्सपोजर्स दिए हमें। यंग जनरेशन को बस एक मैसेज दूंगी, कभी गिव अप मत करो, एक्सप्लोर योरसेल्फ। मैं गुरुराज मन की बात प्रोग्राम सुनने वाले को ये बताना चाहता हूँ 2018 कॉमनवेल्थ गेम मेरा ये मेडल जीतने का सपना था। मैं पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले इंडिया को मेडल देके मैं बहुत खुश हूँ। ये मेडल मेरा गांव कुंदापुरा और मेरा स्टेट कर्नाटका और मेरा कंट्री को ये डेडिकेट करता हूँ। मैंने 21st कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था, तो इसी में मुझे बहुत खुशी हुआ। मेरी भी एक ड्रीम थी इंडिया के लिए और मणिपुर के लिए एक अच्छा वाला प्लेयर्स बनने के लिए। तो अब मैंने सारे मूवी में देखती है, जैसे कि मणिपुर का मेरी दीदी, और वो सब कुछ देखने के बाद मुझे भी ऐसे सोचा था कि इंडिया के लिए, मणिपुर के लिए अच्छा वाला प्लेयर बनना चाहती हूँ। ये मेरा सक्सेसफुल होने के कारण मेरा डिसिप्लिन भी है और सिंसियरिटी और डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन तो था ही, साथ यह विशेष भी था। विशेष इसलिए कि इस बार कई चीजें थी जो पहली बार हुई। क्या आप जानते हैं कि इस बार कॉमनवेल्थ गेम में भारत की तरफ से जितने रेसलर्स थे सबके सब मेडल जीत के आए हैं। मनिका बत्रा ने जितने भी इवेंट में कॉम्पीट किया सभी में मेडल जीता। वह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इंडिविजुअल टेबल टेनिस में भी भारत को गोल्ड दिलाया है। भारत को सबसे ज्यादा मेडल शूटिंग में मिले। 15 वर्षीय भारतीय शूटर अनीस भानवाला कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले यंगेस्ट खिलाड़ी बने। सचिन चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने के लिए
एकमात्र भारतीय पैरा पावर लिफ्टर है। इस बार के गेम्स में विशेष इसलिए भी थे कि अधिकतर मेडलिस्ट महिला एथलीट थी। स्क्वाश हो, बॉक्सिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, शूटिंग हो, महिला खिलाड़ियों ने कमाल करके दिखाया। बैडमिंटन में तो फाइनल मुकाबला भारत की ही दो खिलाड़ियां साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के बीच हुआ। सभी उत्साहित थे कि मुकाबला तो है, लेकिन दोनों मेडल भारत को ही मिलेंगे। पूरे देश ने देखा, मुझे भी देख करके बहुत अच्छा लगा। गेम्स में भाग लेने वाले एथलीट देश के अलग अलग भागों से, छोटे छोटे शहरों से आए हैं, अनेक बाधाओं, परेशानियों को पार कर यहां तक पहुंचे हैं। और आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है, वे जिन लक्ष्यों तक पहुंचे हैं, उनकी इस जीवन यात्रा में चाहे उनके माता पिता हो, उनके गार्डियन हो, कोच हो, सपोर्ट स्टाफ हो, स्कूल हो, स्कूल के शिक्षक हो, स्कूल का वातावरण हो, सभी का योगदान है। उनके दोस्तों का भी योगदान है, जिन्होंने हर परिस्थिति में उनका हौसला बुलंद रखा। मैं उन खिलाड़ियों के साथ साथ उन सबको भी ढेरों बधाइयां देता हूं। आज के हमारे वक्ता शुभम जी, उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और अपना वक्तव्य सभी साथियों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आदरणीय राघवेंद्र जी भाई साहब को प्रणाम और इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, सहभागी बनाने के लिए सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। आज के हमारे माननीय अध्यक्ष जिनको हम अभी सुनेंगे, उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार। और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय पवन जी, उनके प्रति बहुत बहुत आभार। देखिए, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, यानी जो श्रोता होता है वो वक्ता से ज्यादा ज्ञानी होता है। ये उसका बड़प्पन होता है कि वो बैठकर उसे सुनता है। आप मानेंगे नहीं इस बात को, इसलिए नहीं मानेंगे कि आपने मन की बात में प्रधानमंत्री जी को सुना। सबसे पहले आप जीवन में कल्पना करिए कि माँ हमसे बहुत कम बोलती हैं, और सबसे कम अगर जीवन में कोई बोलता है तो माँ ही बोलती है। कोई विशेष अवसर आता है तब माँ बोलती है, लेकिन माँ अपने इशारों से अपनी हर बात कह देती है। आप कितने ही थके हारे जाइए, माँ आपके चेहरे की भाषा पढ़ लेंगी। आप कितने ही उदास जाइए, माँ समझ जाएगी कि बेटा चिंता क्यों कर रहा है, क्या बुराई है, क्या परेशानी है। तो जीवन में सबसे पहले आपका जो संवाद होता है वो माँ से होता है, और माँ के मन में कभी भी कोई स्वार्थ नहीं होता है। माँ हमेशा निस्वार्थ भाव से ये चाहती है कि मेरा बेटा मुझसे अच्छा करे, जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बेटे को मिले। और उसी प्रकार से जो सच्चा गुरु होगा, जो सच्चा शिक्षक होगा, वो भी ये चाहता है। आप कल्पना करिए, कोई भी चाहता है कि जब कल चंद्रयान की सफलता हुई तो जिन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया होगा, कल्पना करिए कि उनकी आंखों में कैसे आंसू होंगे। वो घर पर होंगे, 80 साल के होंगे, 90 साल के होंगे, 70 साल के होंगे, बिस्तर पर होंगे, लेकिन जब उनके अपने शिष्यों को वहां पर देख रहे होंगे तो उनके अपने चेहरे पर जो खुशी के भाव होंगे और जो वो कुछ कहना चाह रहे होंगे, वो केवल और केवल मन की बात होगी। इसीलिए आज यहाँ पर हम लोग मन की बात सुनने के लिए आए हैं, उसमें चर्चा करने के लिए आए हैं। जीवन में आपने और हमने कितने मन साझा किए होंगे। आपके जीवन में आप हजारों कार्यक्रम कॉलेज के कहने पर, शिक्षक के कहने पर अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कल्पना करिए कि रात के 1:30 बजे कोई कार्यक्रम अटेंड करने का मौका जीवन में कब मिलेगा। और इतने अनुशासित तरीके से जीवन में ये अविस्मरणीय अनुभव रहेगा आपके लिए कि हमने कुछ सीखा था, कुछ बैठकर देखा था। और जीवन में जो कुछ भी बड़े लोग हैं, आज प्रधानमंत्री जी का फोटो पीछे लगा हुआ है, जिन्होंने भी असाधारण कार्य किए हैं, उनका जन्म केवल और केवल साधारण लोगों के बीच से हुआ है। तो आज इतने रात में 1-1:30 बजे, हमारे यहाँ कहते हैं दर्शन में ये विचार है कि जितने भी बड़े विचार आते हैं वो अघोरी जो प्रवृत्ति होती है, अघोरी काल होता है रात का, उस समय जो विचारों का जन्म होता है वो उसमें सबसे ज्यादा शक्ति होती है। कि 2 बजे 4 बजे जो विचार की जो जन्म लेते हैं विचार, वो असाधारण विचार जन्म लेते। कई बार नींद खुलती है रात में 12 बजे 1 बजे, और नींद खुलते खुलते एकदम ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करना है। तो वो 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे का जो समय होता है, उस समय जो संकल्प होता है उसकी सामर्थ्य शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वो ना जाने कब नरेंद्र को विवेकानंद बना देती है। और इसीलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि आप आगे चले गए, बैठ गए। ये इतना पुनीत कार्य है कि आप में से किसी के एक के मन में वेदना जागृत हो, एक के मन में ये लालसा हो कि मुझे कुछ करना है,
नीरज चोपड़ा ने जब कभी भाला फेंका होगा, अभी आपने खेलो इंडिया की बात सुनी, नीरज चोपड़ा जैसे व्यक्ति का जीवन देखो, किसको पता था कि नीरज चोपड़ा को हर व्यक्ति अपनी डीपी में उसका फोटो लगाएगा, हर व्यक्ति का आइकॉन जब तिरंगा वो भाला फेंकता है कि फेंक वहां तक जहां तक भाला जाए, तो वो भाला एकदम हमारे भाला गांव में लठ चलाने की जो प्रथा रहती, लठ गाड़ देंगे, हरियाणा में तो कहा जाता है, लेकिन लठ के माध्यम से जीवन में लोग कहते हैं हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, क्या नहीं है। सुदर्शन पटनायक का नाम आपने सुना हो, उड़ीसा में एक तट पे जहां समुद्र है, रेत है, वहां रेत पर कलाकारी करते हुए आज सुदर्शन पटनायक, रेत का सबसे बड़ा विश्व का कलाकार सुदर्शन पटनायक है उड़ीसा में। नीरज चोपड़ा खेलते खेलते विश्व के सिरमौर बन गए, तो कोई तो विचार आया होगा, जिस विचार ने जन्म लिया होगा और उसकी फलश्रुति ये हुई कि आज वो हमारे देश के आइकॉन है। जब खेलो इंडिया की माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, तो मीराबाई चानू का नाम हमने मणिपुर से, कितने लोगों ने मणिपुर देखा होगा, कितने लोग मणिपुर गए हैं, बहुत कम लोगों को जीवन में सौभाग्य मिला होगा मणिपुर जाने का। मणिपुर का स्टेट गान है, राजकीय गान है, सना लाइवा मणिपुर, सना लाइवा मणिपुर, जो सोने सा है वो मणिपुर है। और मन की बात का प्रभाव यह है कि मुझे मन की बात के कारण प्रदेश के कई राज्यों में जाने का मौका मिला। प्रधानमंत्री जी ने उधर मन की बात कही, उधर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम शुरू हो गया। उस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं पिछले साल 2018-19 में मणिपुर, नागालैंड दोनों राज्यों का भ्रमण करके आया। 15 दिन हम राजकीय मेहमान बनकर दोनों राज्यों में रहे। ये कहां से आया? ये केवल बैठकर सुनने का परिणाम था। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले युवा संगम की बात कही, मन की बात में जिक्र किया। उस युवा संगम के माध्यम से हम कर्नाटक की 1 सप्ताह की यात्रा करके आए। प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर के आधार पर कार्यक्रम बनाया। 370 हटने के बाद में हम जम्मू कश्मीर में, जहां पर गांधरबल जिला, जहां पर 2022-23 के समय में इतने कालखंड में जब धारा 370 हटी, उसके बाद में हम लोग 1 सप्ताह गांधरबल में रह कर आए। तो मन की बात में जितने सारे कार्यक्रम निकले हैं वो कोई असाधारण बात नहीं है, उस पर लगातार काम हुआ है। आपने इस एपिसोड में और जब आगे आप देखते तो इसमें स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप का जिक्र आता है। गर्मी के समय स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप का जिक्र 2018 में उन्होंने किया। अप्रैल में उन्होंने उस बात का जिक्र किया। उस इंटर्नशिप के आधार से हमने इंटर्नशिप में भाग लिया और 70,000 रुपए की पुरस्कार राशि, वो आपने कम समय के कारण चलाया, 70,000 रुपए की प्रदेश स्तर में प्रथम पुरस्कार हमने लिया। 50,000 रुपए का राज्य स्तरीय पुरस्कार और 20,000 रुपए का विश्वविद्यालय पर राज्य स्तरीय पुरस्कार। ऐसे अनेक बार जब हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती, उस समय कुछ हमें पता नहीं चलता। इतने लोग बैठे हैं, कभी प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे, इतने देर उन्होंने बोला, उनकी आवाज को हमने सुना। कभी आपने अपनी आवाज सुनी है? नहीं सुनी होगी। दुनिया के तमाम गायकों को आपने सुना होगा, तमाम लोगों को सुना होगा। आप अपनी 20 मिनट की स्पीच, 30 मिनट की आवाज सुनकर रिकॉर्डिंग करके सुनिए। कई बार आपको लगेगा कि जो बोल रहे हैं इनसे अच्छा मैं बोल सकता हूं, जो आरजे बोल रहे हैं इनसे अच्छा मैं बोल सकती हूं, जो आकाशवाणी में बोल रहे हैं उनसे अच्छा मैं बोल सकता हूं। आशुतोष राणा आज के समय में कितने बड़े कलाकार हैं। एक समय आशुतोष राणा जब अपने विद्यालयीन जीवन में थे, महाविद्यालयीन जीवन में थे, उनको शौक था नाटक करने का। सागर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर लगा, एनएसएस में आप लोग परिचित होंगे। एनएसएस का शिविर लगा, उसमें आशुतोष राणा भाग लेने के लिए गए। आशुतोष राणा ने थोड़ा बहुत कलाकारी मंच पर दिखाई, तो कई लोगों ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा कर सकते हो। कर सकते। उन्होंने बोलने का काम शुरू किया, लिखने का काम शुरू किया, अभिनय का काम शुरू किया। आज आशुतोष राणा को आप देखिए कि हमारे बीच में आशुतोष राणा एक कलाकार के रूप में उभर कर आए हैं। जो अंतर चेतना जागृत, जब तक आप अपने मन की बात नहीं सुनोगे, सभी लोगों की मन की बात, दुनिया की बात सुनते, इतने दिन भर कान में हेडफोन, ईयरफोन लगा के हम लोग बैठते हैं, बरसों से हमने अपनी मन की बात नहीं सुनी। आंखों पे काला चश्मा लगा लिया, एक संसार को देखना नहीं चाहते जो दृष्टि हमको दिखा सकती है। कितने लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, आज कई बार द्रौपदी मुर्मू जी जब बोलती हैं तो उनके बोलते बोलती आंखें भर जाती है। ये अनुभव करने की चीज है। ये जीवन में हंसी मजाक, दोस्तों के साथ रील्स, चैट, ये बहुत कॉमन चीज है। 5 साल बाद इन चैट्स को आप, इन रील्स को आप जीवन में नहीं देख पाओगे। लेकिन जो अनुभव अभी आप ले सकते हो, जो दृश्य आप देख सकते हो, जो कल्पनाएं आप कर सकते हो, जो कभी कभी मुंशी प्रेमचंद हो या जितने बड़े बड़े साहित्यकार हो, वो किसी चीज को देखते हैं, बैठकर देखते हैं। कोई फिल्म बन जाती है तो फिल्म को बैठकर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उस यात्रा पर चलते हैं। आपने कब से अपनी मन की बात नहीं सुनी। माँ की बात, माँ कुछ बोलती तो हम सुनते नहीं है, घर वालों बोलते तो हम सुनते नहीं है। तो हमने कब से अपने मन की, सुबह चिड़ियों की आवाज, इसमें से कितने लोग होंगे जिसमें सुबह उठकर चिड़ियों की आवाज आपने सुनी होगी, उगते हुए सूरज को देखा होगा, नदियों के प्रवाह को, किसी नदी के तट पर बैठकर आप 10 मिनट बैठिए जीवन में,
लोग गंगोत्री यमुनोत्री घूमने के लिए नहीं जाते थे, वो उस अलौकिक दृश्य को देखने के जाते थे जिसके लिए लोग वर्षों तपस्या करते थे कि कभी उस सूर्य की पहली किरण निकलेगी हिमालय पे, और जब बर्फ जमी होगी उस पर जो सूर्य की पहली किरण पड़ रही होगी वो कैसी होगी, और उस किरण को देखकर हम क्या कल्पना कर सकते हैं, हम कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना अच्छा लिख सकते हैं। कब सोचा है कभी आपने? खेत में जब लहराती हुई बालियां दिखाई देती है हमको, तो उन लहराती हुई बालियों की जो सोने सी होती, बोलते हैं ना कि गेहूं एकदम पक के सोना तैयार हो गया, वो सोने के बारे में कब दिखा था, कब सोचा था? जब माँ बोलती है तो माँ के बोलने में उतार चढ़ाव होता है। आपको लगता है कि हम कुछ भी बोल देते हैं, हमारे बोलने से जो शब्दों का उतार चढ़ाव होता है ना, वो केवल बोलना नहीं होता। हम बोलते हैं तो हमारे हाव भाव बोलते हैं, हमारी भाव भंगिमाएं बोलती है, हमारे सेंटेंस बोलते हैं। मैं यहां से बोल रहा हूं तो मुझे एक कब पता है कि इसके भाव क्या हैं। कई बार किसी की दृष्टि इतनी अच्छी होती है कि जब किसी को देखते हैं तो मन करता है कि उसको पलट के और देख लें। यार कोई अपना सा निकल के गया है, बगल में देखा होगा सबने कि एक बार और देखने का मन करता है, पलट के देखने का मन करता है कोई गया है, और कई बार कोई ऐसी नजर से देखता है कि मन करता है इसमें थप्पड़ दूं। होता है ना ये, तो एक अंतर किसका है? नजर सबके पास है, पर केवल और केवल दृष्टि का अंतर है। कई बार हम किसी को सुनते हैं तो लगता है कि इसको सुनते रहे। कई बार लगता है कि कहां से ये हमको डसे जा रहा है। तो इतनी सारी जीवन के जो छोटे छोटे अनुभव है वो हमें बड़ा बनाते हैं, बड़े अनुभव हमको बड़ा नहीं बनाते। वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन के लिए ठीक होंगे कि ऐसा ऐसा हुआ, हम ये कर लेंगे, पर ऐसे अनेकों अनुभव आते हैं। इसमें से कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी किताबों के अलावा कोई किताब जीवन में पढ़ी होगी? रामचरितमानस में हमारे घर पूर्वज बोलते थे कि रामचरितमानस पढ़ो, तो कोई इसलिए नहीं बोलते थे, वो जीवन जीने की प्रबंधन का ग्रंथ है। एक बार की बात है, एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, संत महात्मा थे, वो रामचरितमानस पढ़ रहे थे। पढ़ते रामचरितमानस पढ़ रहे तो एक नया युगल, आपकी उम्र का होगा 22-25 साल का, वो आया और उसको धक्का लगा। तो जैसे ही धक्का लगा, स्वामी जी से बोला कि आप लोगों को कोई काम नहीं, बीच सड़क यहाँ स्टेशन पर भी खड़े होकर आप इन्हीं ग्रंथों को पढ़ने लगे हैं, ये पोथी को पढ़ने लगे हैं, रामचरितमानस को पढ़ने लगे हैं। संत मुस्कुराए, उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब ट्रेन आई तो नया युगल भी उस स्टेशन पर था, स्वामी जी भी उस स्टेशन पर थे, और जैसे ही ट्रेन आई स्वामी जी उस ट्रेन में चढ़े और वो सज्जन भी उसमें चढ़ा। जैसे ही सज्जन चढ़ा तो सज्जन ने देखा, इधर उधर देखा, और देखते ही भड़बड़ाया और भड़बड़ाती हुई आवाज लगाई कि अरे चैन खींचो। तो स्वामी जी ने कहा क्या हुआ? स्वामी जी हंसने लगे। उन्होंने कहा अरे आपको हंसी आ रही है, मेरी पत्नी छूट गई, और आप मुस्कुरा रहे हो, मेरी पत्नी छूट गई स्टेशन पर, ट्रेन चैन खींचो। तो स्वामी जी ने कहा बालक, अगर तूने रामचरितमानस पढ़ी होती तो तुझे मालूम होता कि जब राम केवट की नाव में चढ़े थे तो पहले राम नहीं चढ़े, उन्होंने पहले मां सीता को चढ़ाया था। ऐसी कितनी घटनाएं जीवन में होती है। एक बार एक नाव में एक बड़े विद्वान पढ़े लिखे, जब आप लोगों को लगता है ना कि आप लोग एआई के जमाने के लोग हैं, हम कुछ लोग बहुत सॉफ्ट स्किल्स में बहुत ज्यादा स्किल्ड हो जाते हैं, तमाम चीजें हो जाती हैं। तो एक नाव में बैठे थे, नाव में मछुआरा नाव चला रहा था। एक सज्जन, पढ़े लिखे सज्जन आए, तुम ये जानते हो चांद वहां पर पहुंच गया? उन्होंने कहा नहीं जानता। तुम्हें जानते हो कि ये तकनीक आ गई? उन्होंने कहा नहीं जानता। बोले तुमने क्या जानते हो? बोले तुम रामचरितमानस तुमने पढ़ी? बोले नहीं पढ़ी। तो बोले तुम्हारा तो एक चौथाई जीवन व्यर्थ हो गया। बोले तुमने ये फिल्म देखी? उन्हें नहीं देखी। तुम्हारा दो चौथाई जीवन व्यर्थ हो गया। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराए, बोले क्या हुआ? थोड़ी घबराहट हुई। बोले स्वामी जी नाव में पानी भरने लगा है, भाई साहब नाव में पानी भर रहा है, अब आपको तो पूरा का पूरा जीवन खतरे में है अगर तैरना नहीं आता हो तो। इसलिए कि जो तैरना था वो भी कला थी, और आज उसी के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज हमारे वो नौकाहार, वो तैराक जो कभी नर्मदा में, कभी छोटे तालाब में तैरते थे, आज वो उसी देश के लिए पदक लेकर आ रहे हैं। हुआ क्या है? केवल जागरण का काम हुआ है, उनको जगाया है कि वो कुछ कर सकते हैं। जो नीरज चोपड़ा का उदाहरण दिया, तमाम उदाहरण दिए। आपके अंदर, आपसे पूछेंगे कि आप में से कितने लोग कलाकार हैं, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? 1 या 2 लोग कलाकार। तो हमारे यहाँ जो 64 कलाएं मानी गई हैं, उसमें गीतम, नृत्यम, वादन तो कलाएं है ही, पर अगर आप यहाँ पर अनुशासित होकर बैठकर सुन रहे हो, ये भी कला है। अगर आपने घर से आते समय जूते सही से पहन कर आए हो, बंद बांध कर आए हो, पादुका पहन कर आए हो, या पंक्ति में पादुका रख कर आए हो, ये भी एक कला है। जो आंखों में काजल लगाकर जो लोग आई हों,
कन्याएं आई होंगी तो वो भी एक कला है। जो लोग अपने केस कंघी अच्छे से करके आए होंगे ये भी एक कला है। अगर आपको भोजन सही से बैठकर पंक्ति में भोजन कैसे किया जाता है अगर ये भी करना आता तो ये भी एक कला है। आपको देखना सामने वाले की नजर दृष्टि कैसी है ये भी एक कला है। बोलना कितना है ये भी एक कला। कई बार लोग बोलते हैं बतौल है, ये तो बोलते हैं, तो ये भी एक कला है। इस प्रकार जब 64 कलाओं की बात करेंगे तो आपके अंदर लगभग 20-25 कलाएं होंगी। आपको आटा गूंथना आता है, आपको रंगोली बनाना आती है, आपको कपड़े धोने आते हैं, कैसे कपड़े पहनने, वस्त्र भूषा कैसी हो, ये सब क्या है, ये सब कलाएं हैं। लेकिन हम किसको कलाकार मानते हैं? जो 25 लाख लेकर स्टेज पर आता है। हमने अपने आप को जो जीवन जीने की कला है उसको कभी कला के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसलिए जीवन इतना व्यापक है। कई बार हम लोग कहते थे कि किसी के 22 गुरु है, किसी के 24 गुरु है, तो वो गुरु क्या है? कोई जाते जाते किसी को कह देता था कि इसको हमने गुरु मान लिया। तो ऐसे ही नहीं कहता था कि आप जब बैठकर देखोगे कि सूर्य की लालिमा जो किरणें हैं उसको आप देख लो, किसी पत्ती को आप देखो कि जीवन क्या होता है। वो पत्ती में जो लालित्य होता है, वो लालिमा जब होती है, जब वो पत्ती बड़ी होती है तो वो यौवन में आती है और एक दिन टूट कर गिर जाती है। उसको आप देखोगे तो पूरा का पूरा जीवन देखने की दृष्टि आपके अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार से जो जीवन में घटित होता है, जो सीखते हैं, देखते हैं, तो केवल और केवल इतने लोगों को आप सुनते हैं। मन की बात आप सुने ना सुने, पर जब भी किसी को आप सुनेंगे तो आप गंभीर बनेंगे। और गंभीर किसी के प्रति नहीं, अपने प्रति गंभीर होते हैं। आज लोग 4 लाइन 6 लाइन बोल नहीं पाते, लिखने की बात तो दूर, क्योंकि उन्होंने बरसों से किसी को सुना नहीं, किसी के पास बैठे नहीं, किसी का ज्ञान अर्जित किया नहीं। आपसे बड़ी पीढ़ी दादी नानी के पास कितनी कहानियां थी। वो बैठे बैठे पूरी की पूरी, जब केदारनाथ बद्रीनाथ से लौट कर आती थी तो पूरी की पूरी स्टोरी ऐसी बताती थी जैसे आपके अरे दचके लग रहे थे, फिर ऐसा पहाड़ आया, पर्वत आया, एक समय लगा कि हम गंगा जी में गिर जाएंगे, फिर हमने इस आश्रम में रुके, इस तट पर रुके। कैसे कहानी सुनाती थी? वो समय की स्टोरी टेलर थी। और आज की जो स्टोरी सुना रहे ना, ये स्टोरी सेलर हैं। तो हमारे घर में भी स्टोरी सेलर थी, टेलर नहीं थी दादी। हमारी ये परंपरा थी। इतने जो ग्रंथ हमने रचे हैं, इतने समाज का जो वातावरण रखा है, पर समस्या ये है कि दुनिया की हम सुनना चाहते हैं, दुनिया को देखना चाहते हैं और दुनिया की नकल करके बहुत खूबसूरत बनना चाहते हैं, पर उस बदलाव के लिए हम तैयार नहीं होते। तो इसलिए आप इतने सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, कुछ शुरुआत करिए। मैं भी जब आया तो कोई, हम लोग जब आए थे तब भी वीराने से आए थे। तो इस प्रकार से जब आपको लगता है कि हम छोटी जगह से आए, गांव से आए, दुनिया देखते हैं, कैसे कैसे देखते हैं, पर हमारे सपने कितने बड़े हैं, हमारी जो दृष्टि है वो कैसी दृष्टि है। आपने हथौड़ी और चाबी दोनों को देखा होगा। किस किसने देखा है? सबने देखा है, हथौड़ी और चाबी। एक कथानक सुनाता हूं, पंडित ओम व्यास जी का है कि हथौड़ी ने कहा चाबी से, सुन चाबी, लोहा और ताकत तेरे पास कम है, मगर तू ताले को इतनी सरलता से कैसे खोल देती है। हथौड़ी ने कहा चाबी से, सुन चाबी, लोहा और ताकत तेरे पास कम है, मगर तू ताले को इतनी सरलता से कैसे खोल देती है। तो चाबी ने कहा, सुन हथौड़ी, लोहा और ताकत तेरे पास ज्यादा है, मगर तू ताले के ऊपरी सतह पर वार करती है और मैं उसके हृदय में जाती हूं, उसके अंतर्मन में जाती हूं, उससे निवेदन करती हूं और वो खुल जाया करता है। ऐसी कितनी घटनाएं किसी बुजुर्ग के, किसी असहाय का, जो विवेकानंद जी ने कहा, दरिद्र नारायण देवो भव, दरिद्र में ही नारायण है। किस दरिद्र को आपने उस दृष्टि से देखा है कि आपकी आंखें गीली हो गई हो? देखा है कभी किसी को? किसी पैदल चलते हुए को आपने देखा है कि इसके भाव कैसे, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है? नहीं देखा। तो जो प्रधानमंत्री जी का जीवन है वो किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आप कल्पना करिए, अपने आप को रख के देखिए कि एक असाधारण व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो कहां से आई होगी वो बातें। किसी को प्रेरित करने का काम करता है। मैं साक्षी हूं कि इस मन की बात के आधार पर मैंने 5 से अधिक कार्यक्रम सरकार के द्वारा घूमे हैं, देखे हैं। मणिपुर, नागालैंड में हम 2 बार गए। हमने वहां सरकार के मन की बात से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम निकला, उसके बाद में गए। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि इन युवाओं के बीच में नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए युवा संसद कार्यक्रम प्रारंभ हो। जैसे ही मैंने पढ़ा, अखबार में पढ़ा, युवा संसद कार्यक्रम में भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमने ऐसे युवा संसद में भाग लिया, आमने सामने बैठकर, जैसे आप लोग बैठे और जैसे हम लोग सुन रहे हैं, ऐसे हमने प्रधानमंत्री जी को हमने सुना। हमारी कोई अलग से, हम संभव था कि कभी अलग से जाके बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पर इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से, जब वो कभी मन की बात के माध्यम से मीराबाई चानू से फोन पर बात करते हैं या किसी गांव की छोटी सी महिला से बात करते हैं, भूरी बाई का नाम कितने लोगों ने सुना होगा।
पद्मश्री भूरीबाई भीली कलाकार चित्रकार हैं। कभी भारत भवन में मजदूरी करती थी और मजदूरी करने वाले हाथ जब दीवारों पर अपनी चित्रकारी करते थे, कलाकारी करते थे। नहीं पता भूरीबाई का नाम, एमपीपीएससी यूपीएससी में कई बार प्रश्न में आता है, पर हमने नहीं सुना। उसका नतीजा ये है। तो पद्मश्री भूरीबाई जो है वो मजदूरी करती थी और मजदूरी करते करते उनसे कहा कि आप चित्रकारी करो, कलाकारी करो। वो झाबुआ की भीली गांव में रहती, उनको नहीं पता कि क्या होता है पद्म पुरस्कार, क्या होती है चित्रकारी, लेकिन वो तो बोले हम तो करते हैं, हमारे दीवारों पे करते हैं, गांव में सब क्या करते हैं, पहले चौक बनाना, ठेक बनाना, ये काम था, हमारी बरसों से पीढ़ियां करती थी, लेकिन हमने उसको कभी कला माना ही नहीं। आज घर में रंगोली बनाना, जो मां जितनी अच्छी रंगोली बना सकती, आप अपनी मां को अपना जीवन का सबसे अच्छा कलाकार मानकर तो देखो। आप अपनी मां को अपने जीवन में सबसे अच्छा मैनेजमेंट गुरु मानकर तो देखो कि वो उसकी पोट्री में 20 रुपए होते थे लेकिन पूरा घर चलाती थी। मैनेजमेंट पढ़ने के लिए, एमबीए पढ़ने के लिए तमाम शैक्षणिक संस्थानों में जाते हैं, पर उससे अच्छा प्रबंधन कोई सिखा सकता है? कभी भूखा नहीं रखा, कभी पता नहीं चला कि मेरे पहले सोई है, मेरे बाद में जागी है। तो कितने तो भूरीबाई ने मजदूरी करते करते चित्रकारी की। आज उसी भूरीबाई को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मानित किया और विश्व के कई देश, ना वो ढंग से हिंदी जानती ना अंग्रेजी जानती, पर विश्व के कई देश उस चित्रकारी को सीखने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। जीवन हो तो जीवन ऐसा हो कि आपको भी पता ना चले कि आप क्या चमत्कार कर रहे हो। रूटीन का जीवन, भज्जू श्याम डिंडोरी से आते हैं, चित्रकारी करते हैं, पद्मश्री भज्जू श्याम हो जाते हैं। सागर में राई नाचना, इसमें कितने लोगों को पांडे जी को जानते, राम साहेब पांडे को कितने लोगों ने नाम सुना होगा, सागर के जो लोग आसपास के लोग होंगे। राम साहेब पांडे 91 वर्ष की उम्र में भी इतनी एनर्जी के साथ नाचते हैं राई में और पद्मश्री लेकर आए हैं। कोई डॉक्टर होता है 20 रुपए में इलाज करता है। तो ऐसे अनेक घटनाएं जो जीवन की घटनाएं हैं, पर उन घटनाओं को कभी ना हमने अखबार के पन्नों में देखा, न कभी समाज में बैठकर देखा। दादी नानी की कहानियां तो कितनी गौण हो गई हैं। तो अंक गलित सी सुबह है मेरी, बीज गलित सी शाम, रेखाओं में बंधी हुई है सारी उम्र तमाम। तो जो उम्र है उसमें से कुछ निकालें। और अंत में मैं एक बात कहूंगा कि हम तो हाल चाल पूछेंगे, तुम बोलो चाहे मत बोलो। हम तो हाल चाल पूछेंगे, तुम बोलो चाहे मत बोलो। अर्थ भला क्या जीवन का, रहे चुप्पियों को ही ढोते। ना जाने कब उड़ जाएंगे आंखों से आहट के, ना जाने कब उड़ जाएंगे हाथों से आहट के तोते। हम अपनी खिड़की खोलें, तुम अपना दरवाजा खोलो। हम तो हाल चाल पूछेंगे, तुम बोलो चाहे मत बोलो। आप सब लोग कभी जीवन में अपनी मन की बात स्वयं सुने, इसी भाव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शुभम जी। आपका यह उद्बोधन हम सब के लिए, जिस समय हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये ऐसा समय है कि एकदम परम शांति वाला समय है, जिस समय हमको यहाँ बिठाया गया है। और वैसे समय में इतनी अच्छी जानकारी के साथ में कोई हमें संबोधित करे, इससे अच्छा हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता है। इस कार्यक्रम के जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय मधुरेश जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपने वक्तव्य के रूप में कुछ बातें आपसे करें। मधुरेश जी। धन्यवाद पवन जी। जैसा कि हमने इस मन की बात की क्लिपिंग में हमने शुरुआत में ही देखा था कि अनेकों ऐसे खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। हमें अवश्य ही उनकी सक्सेस दिखती है, पर कभी हमने उसके पीछे की जो मेहनत, उनका तप और पिछले कई वर्षों से उनके साथ साथ उनके परिवारों का भी जो उसमें मेरे बहुत समावेश रहता है, क्या कभी हमने उसको जानने की कोशिश करी है? सर्वप्रथम हमें यह भी देखना होगा, जब एक ओलंपिक में हमारे ही देश की मीराबाई चानू जब गोल्ड मेडल प्राप्त करती हैं, पर वे उसके पश्चात, उसके आने के पश्चात जब वो अपने गांव आती है, तो वो सर्वप्रथम उन ट्रक ड्राइवरों का धन्यवाद देती हैं जिन्होंने जो रोज उन्हें लिफ्ट दिया करते थे और उन्हें उनके ग्राउंड तक पहुंचाया करते थे। तो ये होता है किसी एक खिलाड़ी का
किसी एक अच्छे इंसान का, उसके साथ देने वाले व्यक्ति को, उसके साथ निरंतर खड़े रहने वाले लोगों का साथ का धन्यवाद करने का तरीका। तो ये आपके लिए, हमारे लिए और हम सभी के लिए ये सीख रहती है कि हम अपने जीवन में जो हम कभी हमारे कोई गुरु हो, जो हमें साथ देने वाले हमारे कोई मित्र हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसने शिक्षा प्राप्त ना की हो, परंतु उसने कभी आपसे बातचीत करते में आपको एक ऐसा गुण सिखा जाएगा कि वो व्यक्ति भी नहीं जानता कि उसने आपको क्या बताया है। मगर वो इतनी बड़ी बात होगी, फिर आप जब अकेले में बैठ के आप उसके ऊपर अपना विचार करेंगे, जब उसके ऊपर आप सोचेंगे कि नहीं, कि यह हमें एक आज बहुत ही आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन में, क्योंकि आप इस समय एक ऐसे अपने जीवन के पड़ाव पे हैं कि आने वाला भविष्य, आप इस समय आपकी किस्मत, हम कहते हैं कि 99% आपकी किस्मत साथ देती है और 1% आपकी मेहनत, पर इसको बदलने की क्षमता भी आप में ही है। जरूरी नहीं कि हर खिलाड़ी को या हर किसी भी इस भाग लेने वाले प्रतियोगी हो गए, या परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थी हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेने वाले विद्यार्थी हो, उन्हें उनकी किस्मत ही हमेशा उनका साथ देगी। परंतु हमें अपनी किस्मत का, अपनी मेहनत, जिसको कई बार हम हमारे बातचीत करते कहते हैं कि यार आज मेरा दिन नहीं था, पर वो दिन, आपकी मेहनत ही उस दिन को आपका बनाएगी। इन छोटी छोटी बातों का हम अपने जीवन में हमेशा निरंतर जो ध्यान रखते रहेंगे, और आपको अवश्य ही इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। इस 1:30 बजे के बाद आप सभी लोग इस नॉट आउट मन की बात मैराथन के कार्यक्रम 100 घंटे 100 वक्ता और 100 संकल्प के इस कार्यक्रम में आप निरंतर हमारे साथ आप बने रहे। मेरी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी पधारे, इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मधुरेश जी। अब समय आपका है। आप में से कोई शुभम जी से कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो आप लोग निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं। अपना हाथ खड़ा कर दीजिए और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा बहुत कम ही वक्ताओं में होता है कि कुछ प्रश्न बचते नहीं है सुनने वालों को। उसके केवल 2 ही तरीके होते हैं, या तो सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। तो अब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ताली बजा सकते हो, और नहीं समझ में आया तो आधे घंटे फिर से सुना सकता हूं मैं। तो देखो एक ही ताली बजा रहा, उसी समझ में आया। समझ में आया आपको? अच्छा लगा? देखो बहुत सारी चीजें जीवन के अभी समझ में नहीं आती, हमें भी समझ में नहीं आती थी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो इसमें कुछ फर्स्ट ईयर के कितने बच्चे हैं, लगभग अधिकांश लोग फर्स्ट ईयर के ही हैं। एक चीज बताता हूं मैं आपको, मैं एम हिंदी में टॉपर रहा, मैंने बीएससी की, और मैं टीचर्स का इतना प्रिय रहा, आपके भी कुछ टीचर्स बैठे हैं, कि हमने एक टिफिन में उनके साथ बैठकर भोजन किया, और ये पूरे अपने पढ़ाई के समय, पूरे जीवन काल में, अभी लगभग 5-7 सालों 8 सालों में ये पूरा इतना प्यार प्राप्त किया। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे बैठे हैं, आप इतने थके हारे से कॉलेज के अंदर जाते, एक तो वो सो ही गया, इतने थके हारे चेहरे लेके जाते हैं कॉलेज के अंदर। फर्स्ट ईयर में आप जाते हो ना, जितना 1 साल में इन्वेस्ट करोगे आप, वो पूरे के पूरे 4 साल में आपको दुगना और चौगुना होकर मिलेगा। फर्स्ट ईयर में जितना इन्वेस्ट करोगे आप, अगर लटके हुए, थके हुए, हारे से जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आप अगर जिस दिन कॉलेज के अंदर गए हो और आपके साथ जो आपकी टेबल पर आपका दोस्त आकर बैठा है, वो आपके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। 7 दिन के अंदर आपके कॉलेज के बच्चों से आपके पूरे के पूरे नाम और आपको पता हो कि ये मेरे साथ है, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, ये मेरे, इतना तो हो उस क्लास में आकर बैठे हो। 7 दिन में कम से कम हम इतने लोग मिले, 40-50 लोग हैं, कहां से आए हो, क्या करते थे,
किस तरीके के थे। अगर 7 दिन में आप ये कला सीख गए कि हमारे आपस में मेल जोल बढ़ गया, और 15 दिन या 1 महीने के अंदर क्लास टीचर को आपका नाम याद हो गया कि राकेश इधर आओ, सुरेश इधर आओ, मोहन इधर आओ, और आप उनके इतने विश्वसनीय बन गए कि हमारा ये बेटा सब कुछ कर लेगा। और साल 6 महीने में अगर प्रिंसिपल ने कहा कभी आवश्यकता पड़ी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कि राकेश को ये काम बोल दो, ये राकेश कर लेगा, सौरभ को ये काम बोल दो, सौरभ का काम कर लेगा, तो ये मान लीजिए कि आपने जिस काम के लिए एडमिशन लिया है तो आपका जीवन सफल है, और जिस काम के लिए आप आए हो वो उद्देश्य की आप पूर्ति हो रही है। नहीं तो 2 साल 3 साल पढ़कर आप कौन राकेश हो, कौन मोहन हो, कौन आप जिस दुनिया में आप छाने की चेष्टा करते हो, आप यही चाहते हो ना कि फेसबुक पर 5000 दोस्त बन जाए, यानी मेरे को दुनिया जाने, इंस्टाग्राम पर इतने लोगों की मेरी लाखों की रीच हो, पर जिस 4000 2000 के कैंपस में पढ़ रहे हो वहां पर प्रैक्टिकल देखिए कि हम कितने सफल हो रहे हैं। आप दुनिया को क्या है वर्चुअल उसमें वर्ल्ड में आप कुछ भी बता सकते हो कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन जिसके बीच में आप हो वहां पर आगे आप अपने आप को प्रमाणित कर चुके हैं कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप दुनिया में छा जाओगे। आप निकल कर आइए कि नहीं, कभी टीचर से कहें, अभी बस में जाते समय भी अगर किसी को कहें कि राकेश तुम ये काम कर लो, तो मान लीजिए कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो ईश्वर की कृपा है, कुछ ना कुछ तो विशेष गुण है जो इस बात में 50 लोगों में हमारी स्वीकार्यता को स्थापित करता है। नहीं तो कितने लोगों को नसीब होता है, नहीं तो धक्के में चले जा रहे हैं। क्यों देते हो आवाज भीड़ में? भीड़ के कान नहीं होते, और भीड़ में सबके सब इंसान नहीं होते। तो जो भीड़ को धक्का दे के चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो नहीं बनना, हमें निकल कर आना है। और ये प्रयोगशाला है आपकी, लैब में टेस्ट करने का जो केमिकल और साइंस और केमिस्ट्री का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो तो ठीक है, पर ये जीवन की प्रयोगशाला भी है कि इसमें आप जो करने के लिए आए उसमें कितना सफल है, कितने लोग हमें जानेंगे। थके हुए हैं पंख यही, झूठा विश्वास तुम्हारा है, मन के पंछी उड़कर देखो, ये आकाश तुम्हारा है, ये आकाश तुम्हारा है। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं मधुरेश जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हमारे जो वक्ता जी शुभम जी, उनको इस कार्यक्रम के लिए एक विशेष प्रकार की पेन का निर्माण किया है, वो पेन हमने बुलवाई है, वो आप उनको भेंट करें। इस पेन पर मन की बात ऐसा लिखा हुआ भी है और मोदी जी का फोटो भी है। धन्यवाद।